अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वाले लेक्चर में सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँ, मैंने कहा था उसमें कि हमें ये जो कॉलम की फुटिंग है हमें उसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिज़ाइन करना है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे सिलेबस में, इट्स बाय द लिमिट स्टेट मेथड। और जितना भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है। सो जस्ट क्योंकि मुझे सिलेबस पे नज़र पड़ी तो उसमें इट वाज लिमिट स्टेट मेथड। दूसरी चीज़ ये कि लास्ट लेक्चर में हमने अब जो हमारा एम था, हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया अलोंग एक्स डायरेक्शन और अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है। अब इन दोनों बेंडिंग मोमेंट से हम देखेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ से आ रहा है, एक्स डायरेक्शन से आ रहा है या वाई डायरेक्शन से आ रहा है। और अगर हम अपनी कॉमन सेंस भी लगा दें तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली। क्यों? क्योंकि ओवरहैंग भी यहीं से ज़्यादा है। तो ये कॉमन सेंस है। बाकी जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे आपको अलोंग वाई डायरेक्शन ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, या ऐसा भी समझ लो कि जहाँ से ओवरहैंग पोर्शन ज़्यादा है वहाँ से बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आएगी। अब इन दोनों में से मैक्सिमम चूज़ करो और उस पर हम डेप्थ निकालेंगे। सो डेप्थ ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड इट विल बी एम यू मैक्सिमम मीन्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, और अलोंग वाई डायरेक्शन जो मैक्सिमम होगा वो वाला क्यू बी। अब यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या आएगा? इट इज़ 0.36 एफ सी के जे इंटू के। दिस इज एज पर लिमिट स्टेट मेथड। अब अगर यही वर्किंग स्ट्रेस मेथड से होता तो क्यू का वैल्यू हाफ ऑफ सी जे के। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। और बी क्या है? इट इज़ यूनिट वेट, यहाँ पे 1000 mm आएगा। बी इज़ 1000 mm, जे इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.42 के। और के का वैल्यूज़ यहाँ के भी लिमिट स्टेट में चेंज हो जाएगा। लिमिट स्टेट में ये है, वर्किंग स्ट्रेस में दूसरा है। तो के का वैल्यू 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 एफ वाई। यहाँ पे आपको एफ वाई दिया होगा क्वेश्चन में, तो निकलेगा के से आप जे निकाल सकते हो, इस वाले वैल्यू में पुट कर दो। एफ सी का वैल्यू दिया होगा, जो भी कंक्रीट हमें यूज़ करना होगा। अगर M30 है तो एफ सी का वैल्यू विल बी 30। वैल्यूज़ पुट कर दो, यहाँ से डी निकलेगा। सो दिस ये हमें डेप्थ आई फुटिंग की एज पर द बेंडिंग मोमेंट। अब जब हम आगे चलेंगे हमें फिर से डेप्थ निकलेगी, लेकिन हमें डेप्थ निकालनी है, लेकिन वन वे शेयर को कंसिडर करते हुए और टू वे शेयर को कंसिडर करते हुए। फिर हम देखेंगे तीनों में से मैक्सिमम कौन सी डेप्थ है, हम वही प्रोवाइड करेंगे। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, इसको ऐसे समझो। जो फुटिंग हमने जो फुटिंग फॉर एग्जांपल ये हमारी फुटिंग है, ये रेस्ट कर रही है। हो सकता है ये फुटिंग में शेयरिंग आ जाए तो ये इसका एक हिस्सा नीचे चला जाए, उसको हम वन वे शेयरिंग कहते हैं। हो सकता है ये कॉलम पे अगर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, ये पूरा का पूरा नीचे चला जाए, फुटिंग के अंदर से वो होल करके नीचे चला जाए, तो उसको कहते हैं टू वे शेयरिंग या पंचिंग शेयरिंग कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से डेप्थ निकली ना, हम वन वे शेयर में इसी डेप्थ को चेक करेंगे। अगर सेफ आया वेल एंड गुड, अगर सेफ नहीं आया तो हम एज़ पर जो रिक्वायरमेंट होगी वहाँ से वो वाली डेप्थ देंगे। तो वन वे शेयर से, फिर वन वे शेयर से जो डेप्थ आएगी उसको टू वे शेयर में चेक करेंगे। अगर टू वे शेयर में वो डेप्थ सेम आई तो वेल एंड गुड, सेफ आई तो वेल एंड गुड। अगर सेफ नहीं आई फिर देखेंगे टू वे शेयर से डेप्थ निकालेंगे, तो जो आंसर होगा वही डेप्थ देंगे। अभी तो फिलहाल समझ नहीं आएगा, आई नो। आगे चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। आगे चलते हैं। हम करेंगे सबसे पहला काम, चेक फॉर शेयर। ये वन वे शेयर है। वन वे शेयर मीन्स मैं कह रहा हूँ फुटिंग, ये फुटिंग है ना, फुटिंग का एक पोर्शन जो है वो नीचे चला जाएगा। मीन्स ये वाला पोर्शन जो फुटिंग है ये नीचे जाएगा एक साइड से। ठीक है, एक साइड एक फेस पे शेयरिंग हो रही है, ऐसा समझ लो। अब पहले यहाँ पे समझ लो कि ये जो क्रिटिकल सेक्शन ले रहे हैं हम फॉर शेयर फोर्स, ये एट अ डिस्टेंस क्यों है। अगर आप देखोगे जो यहाँ से कॉलम से लोड आ रहा है वो इस फुटिंग पे आएगा, और जब फुटिंग पे लोड आएगा वो इस स्लैब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि जब लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री होता है एग्जैक्टली तो इतना नहीं होता है, बट हम फिर मानते हैं कि 45 डिग्री पे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, एट द एंगल ऑफ 45 डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसमें अपना बेसिक ज्योमेट्री लगा दो, ये 45 डिग्री है, ये डी है। अगर ये डी है तो ऑब्वियसली ये भी डी ही आएगा। अब समझ आए कि वाई इज इट एट द क्रिटिकल सेक्शन, वाई इज क्रिटिकल सेक्शन एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद
सबसे पहले मुझे वन वे शेयर चेक करना है। वन वे शेयर से हम जो मुझे डेप्थ निकली वही चेक करूँगा, क्या अब इसके लिए वो सेफ़ है या नहीं। क्या जो मेरे को डेप्थ निकली विद द हेल्प ऑफ बेंडिंग मोमेंट, अगर मैं उतनी डेप्थ दूँ, क्या ये चीज़ मतलब क्या ये वाला पोर्शन नीचे चला जाए, क्या मतलब वो डेप्थ उतनी सफिशेंट है कि ये इसको प्रिवेंट करे नीचे जाने से। समझ आ रहा है? तो मैक्सिमम शेयर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन कैसे निकालोगे? बस देखना है नीचे से कितना लोड लग रहा है। वो कैसे निकालोगे? सिंपली जो डब्ल्यू यू नॉट है उसको मल्टीप्लाई करोगे इसके एरिया से। सो इट विल बी डब्ल्यू यू नॉट इंटू ये 1 मीटर है इंटू ये डिस्टेंस आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इट इज़ एल माइनस ए डिवाइड बाई 2 माइनस डी। ठीक है, ये आ गया शेयर फोर्स। उसके बाद नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, ये तो आ गया शेयर फोर्स। फोर्स को मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रेस में। कैसे? फोर्स को ही डिवाइड कर दो एरिया से। ये जो नॉमिनल स्ट्रेस मुझे लाना है, इट विल बी शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। एरिया क्या आएगा? इट विल बी B1 इंटू डी। ये B1 कौन सा है? दिस इज दिस, ये वाला। एक तो ये वाला है B1 दैट इज 100 mm 1000 mm इंटू जो डेप्थ है ये वाली डेप्थ। समझ आ रहा है कौन सा एरिया है? टॉप से ये 1 मीटर और डेप्थ ये, मतलब ये साइड से शेयरिंग हो रही है ना। ये अगर दो चीज़ें हैं, ये ऐसे शेयर हो रहा है, ऐसे। मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, वही वाला एरिया है। ठीक है, B1 इंटू डी। जब आप ये शेयर फोर्स निकालोगे, ये शेयर फोर्स इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 और इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन K टाइम्स ऑफ टाउ सी। इस चीज़ को तो फिलहाल आप भूल ही जाओ, इसको आप भूल जाओ, इस पे ध्यान दो। आप जो भी क्वेश्चन करोगे इससे करोगे। टाउ सी का वैल्यू जो है, ये डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ जो है, ये डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ इसी को कहते हैं। और ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसका वैल्यू आपको मिलेगा पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19। ये लिखा हुआ है वैसे, पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19, इस टाउ सी का वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो पता है, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ स्टील कहाँ से पता करें? परसेंटेज ऑफ स्टील तो अभी हमने निकाला नहीं, हमें तो स्टील नहीं पता कितना देना है, तो टाउ सी का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा? तो हम करेंगे टाउ सी मिनिमम चेक। कहाँ गया? टाउ सी मिनिमम के लिए चेक करेंगे। अब पेज नंबर 73 पे देखो, जो टेबल होगा उसमें टाउ सी मिनिमम मीन्स 0.15%। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो परसेंटेज ऑफ स्टील है दैट इज़ 0.15%, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। इतना तो हमें देना ही है, उसके लिए चेक करेंगे। वहाँ से टाउ सी का वैल्यू, और ये क्या होता है? ये स्लैब डेप्थ फैक्टर होता है। जितनी भी डेप्थ ऑफ स्लैब होगी इसका वैल्यू उसी पे डिपेंड करेगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है डी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है आपकी डेप्थ स्लैब की, तो के का वैल्यू इज़ 1। और अगर लेस देन इक्वल टू 150 mm है तो के का वैल्यू इज़ 1.3। और अगर 300 और 150 के बीच में है तो आप इंटरपोलेट कर सकते हो। आया समझ? इतना समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अब साथ साथ दूसरी चीज़ भी यहाँ पे समझो। सर हमने वी यू का वैल्यू डाल दिया, B1 का वैल्यू डाल दिया, डी का वैल्यू डाल दिया, ठीक है, जो हमें बेंडिंग मोमेंट से निकला। सपोज़ ये वाला वैल्यू ये इससे ज़्यादा निकल के आया, मीन्स सेफ अनसेफ हो गया, फिर क्या करना है? फिर हम क्या करेंगे? हम इस टाउ वी को, ये जो टाउ वी को है, हम इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मीन्स हम इस पूरे चीज़ को इक्वेट करेंगे इसके साथ, के टाइम्स ऑफ टाउ सी के साथ इक्वेट करेंगे। और इस डी को अननोन रखो और यहाँ पे के और टाउ सी का वैल्यू दे दो। के का वैल्यू 1 एज्यूम करना है, ठीक है, के का वैल्यू 1 रख लो। टाउ सी फॉर एग्जांपल अगर हम M20 यूज़ कर रहे हैं, आप कोड बुक पे देखो, M20 के लिए टाउ सी का वैल्यू 0.28, तो यहाँ पे 0.28 डाल दो। मीन्स इस पूरे चीज़ को आप 0.28 के साथ इक्वेट कर दो। इस डी को अननोन रखो, तो यहाँ से ये डी निकल के आएगी। समझ आया? अगर अनसेफ हुआ, अगर सेफ आया तो जो डी हमने दिया था वही ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं।
वन वे के लिए तो चेक किया, अब दूसरा हमें चेक करना है फॉर पंचिंग शेयर, जिसको हम टू वे शेयर कहते हैं। ये हमारा कॉलम है, अगर कॉलम से बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है तो हो सकता है कि ये पूरा पोर्शन जो है ना वो नीचे चला जाए, हो सकता है पंच कर जाए। ठीक है, एक तरह का पंचिंग स्ट्रेस कहते हैं इसको। अब आपको बस ध्यान रखना है कि पंचिंग जब होगी, पंचिंग के लिए हमारा कोड रिकमेंड करता है कि उसके लिए क्रिटिकल सेक्शन जो है, इट इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। d/2 ये भी है, d/2 ये भी है, d/2 ये भी है, और d/2 ये भी है, हर एक साइड से इट इज़ d/2। ठीक है, अब अगर ये d/2 डिस्टेंस है, आप मुझे बता सकते हो ये वाला एरिया, ये लेंथ कितनी होगी? इट विल बी सिंपली a d/2 दैट इज़ a प्लस डी। इस तरीके से ये b, यहाँ से d/2 प्लस कर दो, यहाँ से d/2 प्लस कर दो, इट विल बी b/d। ये वाला एरिया आया जिस पे वो पंचिंग स्ट्रेस पड़ रहा है, पंचिंग फोर्स पड़ रहा है, सॉरी पंचिंग फोर्स पड़ रहा है। अगर मैं इस की एक्चुअल डायग्राम देखूं, वो ये है, ये PU आ रहा है, और एक्चुअल फेलियर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फेलियर जो है वो ये होगा, इस तरीके से होगा कुछ, क्योंकि 45 डिग्री पे हो रहा है ना डिस्ट्रीब्यूट लोड, तो एक्चुअल तो ये है डायग्राम। लेकिन फॉर आवर कैलकुलेशंस, मतलब ये ट्रेपेजॉइड है, ठीक है, ट्रेपीजियम है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है हम लोगों के लिए। तो हम क्या करेंगे काम, हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को मानेंगे क्यूबॉइडल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये मतलब हमारा एजम्पशन है, फाइन। हम पहले देखेंगे नेट पंचिंग फोर्स। ये नेट पंचिंग फोर्स का मतलब क्या है? देखो, ऊपर से आ रहा है लोड, नीचे से ज़मीन उसको कुछ रेजिस्ट कर रही है। पंच कब करेगी? जब ऊपर वाला लोड इट विल बी मच ग्रेटर देन जो रेजिस्टेंस सॉइल प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो हमें नेट पंचिंग फोर्स कैसे निकलेगा कि ऊपर वाले लोड में से जो कॉलम से आ रहा है उसमें से हम माइनस करेंगे कि जो इसको सॉइल वापस रेजिस्ट कर रहा है। इस पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, इस पोर्शन के नीचे ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन के नीचे जो सॉइल रेजिस्टेंस दिखा रही है वो चीज़ माइनस करनी पड़ेगी पहले, तो वो ही आएगा नेट, क्योंकि उसी की वजह से पंचिंग हो रही है, वही एक्स्ट्रा फोर्स है जो इसको पंच करवा रहा है। तो नेट पंचिंग फोर्स विल बी जो भी लोड आ रहा है कॉलम से, ठीक है, उसको माइनस करो जो नीचे से सॉइल फोर्स लगा रही है। ये फोर्स है ना, फोर्स में से फोर्स माइनस करना है। यहाँ से नीचे से स्ट्रेस लग रहा है W0, स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करो एरिया, तो फोर्स आ जाएगा। तो वही एरिया से मल्टीप्लाई किया है मैंने। एरिया क्या है? A प्लस डी इंटू बी प्लस डी, वही A प्लस डी इंटू बी प्लस डी। दिस इज नेट पंचिंग फोर्स। अब स्ट्रेस कितना लग रहा है? स्ट्रेस कहाँ से लगेगा? ये इन साइड से लगेगा, इस वाले साइड पे, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेस इस वाले साइड पे लगेगा। और लगेगा कितना? इट विल बी फोर्स डिवाइड बाई एरिया। नेट पंचिंग फोर्स जो आपने निकाला डिवाइडेड बाई फेलियर एरिया, ये वाला एरिया, मगर सारे साइड से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और पीछे से, इस सब का एरिया इसको डिवाइड होगा, वही हो जाएगा पंचिंग स्ट्रेस। क्यों ये वाला एरिया क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि इसी एरिया पे एक्ट हो रहा है शेयर स्ट्रेस। समझ आ रहा है? अब देखो, तो shear stress developed, it will be equal to net punching force divided by क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये देखो ये कैसे आ रहा है, ये देखो ये कैसे आ रहा है। देखो, मुझे ये एरिया चाहिए ना, और ये वाला एरिया चाहिए, यहाँ से भी और पीछे से भी ये वाला एरिया चाहिए। मैं क्या करूँगा काम, मैं पहले सर्कमफ्रेंस निकालूंगा या पेरीमीटर निकालूंगा, सॉरी पेरीमीटर निकालूंगा। पेरीमीटर क्या होगा? B प्लस डी प्लस A प्लस डी प्लस B प्लस डी, फिर वहाँ से A प्लस डी, मीन्स वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ B प्लस डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ A प्लस डी। ये नीचे से, नीचे वाला पेरीमीटर आया, उसी को मल्टीप्लाई करो D से, तो आ जाएगा ना एरिया, सर्कम पेरीमीटर वाला एरिया। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ से किया, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ B प्लस डी इंटू डी। ये तो आ गया शेयर स्ट्रेस। ठीक है, ड्यूरिंग अगर पंचिंग होगी, जब पंचिंग वाला सर्कमस्टेंस क्रिएट होगा,
उस टाइम ये वाला shear स्ट्रेस एक्ट होता है साइड्स पे, और ये वाला shear स्ट्रेस जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ वी बी परमिसिबल। ये shear स्ट्रेस परमिसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, इट इज़ 0.25 अंडर रूट एफ सी के इंटू के पी, अगर हम लिमिट स्टेट से डिज़ाइन कर रहे हैं, एंड इट इज़ इक्वल, इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन, ठीक है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 0.16 अंडर रूट एफ सी के इंटू के पी, अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से इस कॉलम को डिज़ाइन कर रहे हैं। समझ आया? तो हमारे काम की चीज़ ये वाली है, 0.25 अंडर रूट एफ सी के पी। एफ सी का वैल्यू पता है, के पी का वैल्यू नहीं पता, तो के बी का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कॉलम के साइज पे। तो के बी का वैल्यू इज़ 0.5 प्लस बी बाई ए, ध्यान रखना बी बाई ए है, ए बाई बी नहीं है, इट इज शॉर्टर डिवाइड बाई लॉन्गर, शॉर्टर डिवाइड बाई लॉन्गर, याद रखना, ठीक है। एंड इसका वैल्यू भी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 आया तो 1 ले लेना, ठीक है, समझ आया? अब बोले सर हमने किया, हमने वैल्यूज़ पुट किए, और ये वाला वैल्यू जो है इस वैल्यू से ज़्यादा आ गया, ठीक है, क्योंकि आपको डी भी पता है, सब कुछ पता है, आपने वैल्यूज़ डाले और इस वाले वैल्यू से ज़्यादा आ गया। सर फिर क्या करें? फिर हम क्या करेंगे, अब आप क्या करो, इनका वैल्यू कैलकुलेट करो। एफ सी का वैल्यू पता है, एफ सी के का वैल्यू पता होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा कौन सा कंक्रीट यूज़ करना है, के बी का वैल्यू पता चला होगा क्योंकि कॉलम का साइज़ दिया होगा, बी और ए पता होगा, तो ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ पे डाल दो, फिर उसको इक्वेट करो इसके साथ। इसमें आपको सब कुछ पता होगा, बस डी पता नहीं होगा, तो आप डी कैलकुलेट करो। आया समझ? मीन्स यहाँ से आपको तीसरा डी मिलेगा जो कि सेफ होगा पंचिंग में। जब वो पंचिंग में सेफ होगा वही वन वे शेयर में भी सेफ होगा, वही बेंडिंग मोमेंट के टाइम पे भी सेफ होगा, ठीक है। मीन्स तीनों में से अगर मतलब अब अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, पहला हम डी निकाल रहे बेंडिंग मोमेंट की वजह से, सपोज वो आया 500, फिर हमने उसको चेक किया वन वे शेयर में, अगर वहाँ पे सेफ हुआ तो उसी 500 को यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे भी सेफ हुआ तो हमारा फाइनल ही होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, हमें बेंडिंग मूवमेंट के टाइम पे डेप्थ निकली 500, हमने वन वे शेयर में चेक किया, वहाँ पे फेल हुआ, और फिर वहाँ से कैलकुलेट किया, वहाँ से आया 600, फिर उस 600 को यहाँ पे पुट करेंगे, अगर यहाँ पे सेफ हुआ तो 600 ही, अगर यहाँ पे भी फेल हुआ तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू फिक्स करके यहाँ से नया सा डी निकाल लो, जो डी आएगा वही फिक्स होगा। समझ आया? तो डेप्थ ऑफ फुटिंग विल बी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वन वे शेयर और पंचिंग शेयर, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम डेप्थ निकलेगी वही हम फाइनल करेंगे। ओवरऑल डेप्थ क्या होगी, जो भी डी निकला उसको इफेक्टिव आवर का ऐड कर दो, इफेक्टिव आवर आप 50 mm दिमाग में रख लो, ठीक है। जनरली हम 50 mm देते हैं क्योंकि अंडरग्राउंड पोर्शन होता है ना, इसलिए। अब हमारा काम क्या है, हमें स्टील डिज़ाइन करना है। चेक तो हो गया हमारा, वन वे शेयर टू वे शेयर चेक कर लिया, ठीक है, पहले हमने डायमेंशंस फिक्स किए। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हमारा स्टील देना है, कितना स्टील वाई देना है, किस डायरेक्शन में देना है, ठीक है। फॉर बेंडिंग मूवमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन में आपने बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट किया MUX, ठीक है। अब आप मुझे बोला XX ये वाला एक्सिस था, राइट, ये वाली एक्सिस थी, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो रही थी, राइट। जब ये चीज़ कुछ इस तरीके से बेंड हो रही है ऊपर की तरफ, रेनफोर्समेंट कैसे दोगी, मतलब इसको हमें बेंड नहीं होने देना है, तो रेनफोर्समेंट कैसे दोगे, ऑब्वियसली इस तरीके से हम रेनफोर्समेंट देंगे। तो मैंने रखा भी है ऐसे, आप यहाँ से देख सकते हो क्रॉस सेक्शन, बेंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, ऐसी बेंडिंग हमें नहीं परमिट करनी, तो रेनफोर्समेंट। अब ये नहीं बोलना सर ये टेढ़ी क्यों दी है, बस डायग्राम में ऐसा दिखाया है, ठीक है, देनी है स्ट्रेट ही, मतलब ये तो फाइनल स्टेज है अगर बेंड हुआ, ये समझाने के लिए ऐसा बनाया है, ठीक है। अब आप दूसरा चीज़ बोलोगे सर ये रॉड्स मतलब जो स्टील आपने यहाँ से दिया है ये यहाँ से दूर दूर क्यों है, यहाँ पे क्लोज क्यों रखा है, यहाँ से फिर से दूर क्यों रखा है, वो इसलिए सबसे पहले ये जो है लॉन्गर स्पैन है, राइट, लॉन्गर स्पैन है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बेंडिंग मूवमेंट जो है वो इसके इर्द गिर्द ही मैक्सिमम है, बीच वाले पोर्शन में ही सबसे ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट आता है, तो इस वजह से मैं बीच वाले पोर्शन में ही रेनफोर्समेंट ज़्यादा देता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो यहाँ पे दूर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा आ नहीं रहा है, इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा दी इसमें अपना रेनफोर्समेंट बचाने के लिए, आया समझ, थोड़ा सा इकोनॉमिकल बनाने के लिए। अब हमें AST कैसे निकलेगा, बेंडिंग मूवमेंट आपको पता है, MUX आपने निकाला है, AST इस फॉर्मूला से है 0.5 FCK डिवाइड बाई FY
इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MUX डिवाइड बाई FC की B1 इज़ द यूनिट वेट, ठीक है, डी स्क्वायर इंटू B1 इंटू डी। बोले सर ये वाली फॉर्मूला कहाँ से आई, अभी तक तो नहीं पढ़ा। ये कोड बुक पे ही है, बस मैंने सिंपली AST डायरेक्टली इससे कैलकुलेट किया। ये कोड बुक पे है, बस मैंने अरेंज कर दिया फॉर AST। और बेटर है आप लोग इस चीज़ को याद रखो, ये आपको बहुत आसानी से कैलकुलेट करके मतलब आप कैलकुलेशन भी इजी से कर सकते हो और ज़्यादा गलती होने के भी चांसेस नहीं है। AST निकला, ये तो निकला एक मीटर के लिए, यूनिट विड्थ के लिए। तो टोटल AST कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से। AST फॉर 1 मीटर इतना निकला जो ऊपर है, तो इसी को मल्टीप्लाई करो टोटल लेंथ से, तो आपको पूरी लेंथ में निकलेगी AST कितना देना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ बार्स। अगर एक बार का एरिया इज π/4 5 स्क्वायर, तो कितने बार्स आएंगे इसमें, दैट विल बी गिवन बाय दिस टोटल नंबर ऑफ बार्स, जितना हमें टोटल AST निकला डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 बार। 5 कुछ एज्यूम कर लो, 12 mm 16 mm, ठीक है, 16 mm एज्यूम कर लेना। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स टू बी प्रोवाइड इन सेंट्रल बैंड, बीच वाले बैंड में क्लोज रखा था ना, तो उसमें कितनी बैंड्स देनी है, उसमें कितने बार्स देने हैं, इट्स गिवन बाय दिस फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ बार्स जो ऊपर निकला इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस L बाई B, लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाई शॉर्टर स्पैन। याद रखना लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाई शॉर्टर स्पैन, और ये आपको पेज नंबर 65 पे लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स इन द साइड बैंड, साइड बैंड में कैसे आएगा, टोटल जो हमें निकला उसमें से माइनस करो सेंट्रल में कितने दिए, जितने बचेंगे उसको साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है डिवाइड बाई 2। समझ आया। उसके बाद फॉर बेंडिंग मूवमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन इज दिस, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो रहा था, कुछ इस तरीके से, ये बेंडिंग ना हो, ठीक है, हम इसको ऐसे स्टील देंगे, राइट, दिखाया भी है यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने स्टील दिया है इक्वल स्पेसिंग पे। बोले सर क्यों, यहाँ पे क्यों दिया इक्वल स्पेसिंग पे, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, बीच में क्लोज दे सकते हैं, साइड में दूर देते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाली डायमेंशन बहुत छोटी होती है, इस वजह से हम वो उतनी खुशकित प्रेफर नहीं करते हैं। फिर से एरिया ऑफ स्टील फॉर्मूला आपको पता है, बस MU का वैल्यू डिफरेंट डाल देना, ठीक है, ऊपर वाली फॉर्मूला छाप के वही मत कर देना, मतलब वो ऊपर वाले स्टेप्स, यहाँ पे MU विल बी डिफरेंट। टोटल ये एक यूनिट के लिए ये फॉर 1 मीटर आएगा, टोटल एरिया ऑफ स्टील फॉर फुल विड्थ B, मतलब ये फुल विड्थ के लिए क्या आएगा, इट विल बी B इंटू AST। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालोगे, इसी टोटल एरिया ऑफ AST को डिवाइड करो एरिया ऑफ 1 बार्स। This is all you have to do in this footing. Thank you.